क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारा मैं वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ आप लोग के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो बहुत आप आसानी से टिक कर देंगे कि भाई ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था, 1939 में, है ना। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। लेकिन इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको आप देख लीजिए। पहला कि जो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया गया, अगर प्रथम की बात करें, ठीक है, तो प्रथम कब हुआ था भाई। तो देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 से लेकर आपका यहाँ पे 11 नवंबर 1918 तक चला, है ना। ये कब तक चला, 1918 तक, मीन्स कि पूरी ये 4 साल तक चला, है ना। ये कितने ईयर्स तक चला, ये 4 ईयर्स तक चला। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का, तो ये कब से कब चला, तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। तो ये पूरे 6 वर्षों तक चला, है ना। ये पूरे कितने वर्षों तक चला, 6 वर्षों तक चला। और ये कितने वर्ष तक चला, 4 वर्ष तक चला, है ना। अगर बात करें यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का, अगर तत्कालिक कारण की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे तत्कालिक कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या कर दी गई थी। तो ये तो विश्व युद्ध का जो था पहला कारण था। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, है ना। जर्मनी का पोलैंड पर, है ना, पोलैंड पर क्या था, आक्रमण था, ये था इसका कारण, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण ये था। तो देखिए कई बार एग्जाम में आता है कि प्रथम विश्व युद्ध तो सभी को पता है कि भाई 1914 से लेकर 1918 तक चला, 4 साल तक। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये चला आपका 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें दो अगर बात करें यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, तो जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, है ना। क्योंकि ये जो प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में बढ़ गया था, एक तो मित्र राष्ट्र, है ना, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो ये धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे भाई, नोट कर लीजिए। जर्मनी था, है ना, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था, है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये 4 कंट्री धुरी राष्ट्र में थे। और यहाँ पे मित्र राष्ट्र की बात करें तो इंग्लैंड था, है ना, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस, ठीक है। तो और अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में टोटल कितने देश शामिल थे, तो 37 देश। अगर बात क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे, तो 61 देश, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे, 37, और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे, 61, क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसे एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसके रूप में जाना जाता है। तो इसरो का भारत के पहले उपग्रह, ठीक है, चाहे तो ऐसे सवाल है भारत के प्रथम उपग्रह कौन था, तो ये था आर्यभट्ट, है ना। आंसर होगा आर्यभट्ट। अच्छा, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है भाई कब ये लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। बाकी अगर बात करें, अगर हम भास्कर की बात करें, तो भास्कर भी इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया था और ये 1979 में ये लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें रोहिणी का, तो रोहिणी भी जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये 1979 में, ये भी 1979 में किया गया था। ये 7 जून और ये 10 अगस्त को, ठीक है। इनसैट की बात करें तो इनसैट आपका जो लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 1982 में, क्लियर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन आर्यभट्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका आते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट, और कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है जहाँ r पृथ्वी का त्रिज्या है। तो इसका जो आंसर होगा, इसके पहले आप जान लीजिए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे g का एक फॉर्मूला आता है, GM/r², ठीक है।
तो पहला कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन का बात हो गया। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन में तो क्या होगा भाई, अब तो यहाँ पे जो है आर क्या हो गया, बढ़ गया है ना, आर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे जी एम बटे 4r² होगा ना, है ना, जी एम बट्टा 4² अगर हम जी एम बट्टा 4² के जगह पे ये जी एम बटा 4 मीन्स कि r² के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी भी तो लिख सकते हैं ना। तो G1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, G बट्टा 4, है ना। तो आंसर जो होगा आपका G बट्टा 4 होगा, ठीक है, G बट्टा 4, क्लियर। जिसमें कि कई बार ये पूछेगा कि स्मॉल और कैपिटल जी में क्या फ़र्क है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, और ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। आंसर होगा जड़त्व आघूर्णन, ठीक है, जड़त्व आघूर्णन। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है। आंसर जो होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक की संसदीय सीटों की जो संख्या है राज्यसभा में कितनी है। आंसर होगा यहाँ पे 12, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपूर्वी चंदेला किस से संबंधित हैं। अपूर्वी जो चंदेला हैं वो तीरंदाजी के स्पोर्ट में संबंधित हैं, क्लियर। नेक्स्ट द ब्रोकन बीइंग नामक पुस्तक किसने लिखी। आंसर होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। एक होता है अस्थायी मेमोरी और एक होता है अस्थायी मेमोरी। तो आपका जो यहाँ पे रोम है और ये रैम है, ठीक है। आंसर होगा रैम, RAM, और ये होता है ROM। तो ये आपका क्या है, अस्थायी मेमोरी है, और ये आपका क्या है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और रोम का ये खासियत है कि लाइट ऑफ होने पर भी ये इसका डाटा डिलीट नहीं होता या डाटा इसका ख़त्म नहीं होता है। और रैम का जो है कि अगर लाइट ऑफ हो जाए तो इसका डाटा जो भी आपने लिखा वो ख़त्म हो जाता है, स्क्रीन से हट जाता है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है। रिंग वर्म, आंसर होगा यहाँ पे कवक के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है। तो मैग्नीफेरा इंडिका आंसर होगा आम। मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं वैज्ञानिक नाम, कई बार एग्जाम में आते हैं। अमरूद का भी अगर नोट करना है तो यहाँ पे गुआवा का भी नोट कर लीजिए, इसका होता है सीडियम गुआवा, ठीक है। अगर बात करें आंवला का अगर नोट करना चाहे तो यहाँ पे नोट कर लीजिए फिलैंथस इम्ब्लिका, क्लियर। वही बात करते हैं कटहल की, अगर बात कर लेते हैं जैक फ्रूट की बात करते हैं तो क्या होगा, आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, ठीक है, हेटेरोफिलस। आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस कटहल का जो है वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है। वहीं आंवला की बात करें तो फिलैंथस इम्ब्लिका, ठीक है। अमरूद का यहाँ पे सीडियम गुआवा होगा। तो कई बार यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी देखने को बन सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन में तो सिर्फ है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम, तो आम को तो जानिए, साथ ही साथ इन चारों का भी जरूरी है जानना, ठीक है। तो आपका जो आंसर तो होगा आपका बी ख होगा, ठीक है, ख होगा, लेकिन इसका भी आप जान लीजिए, इससे आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएंगे, है ना। अब आते हैं यहाँ पे केकरे किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकरे, ठीक है, तो केकरे हैं ये ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि 8 पैर वाले जो होते हैं कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं, है ना। चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल का जो आंसर होगा यहाँ पे फ्राइडे नहीं होगा, ना न्यूटन होगा, ना होर होगा, ना मेंडलीफ होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर जो होगा मोस्ले होगा, क्लियर। आंसर क्या होगा, मोस्ले। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार किताब में यहाँ पे मेंडलीफ दे दिया जाता है जो कि गलत है ना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संभारकों में क्या होता है, ठीक है। आइसोबार में क्या होता है भाई। आइसोबार में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो है आपका परमाणु जो है यहाँ पे संख्या क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो उसका
भार है ना, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, वो समान होगा। ठीक है, तो समान भार होंगे, ठीक, समान भार संख्या होंगे, किंतु जो विभिन्न परमाणु संख्या होंगे, है ना। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में नोट कर लीजिएगा, एक होता है आइसोटोप। आइसोटोप में होता है परमाणु जो संख्या है क्या होंगे आपका सेम होंगे और जो द्रव्यमान भिन्न होगा। ठीक है, द्रव्यमान या मास उसका भिन्न होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका द्रव्यमान जो होगा, द्रव्य नोट कर लीजिए, द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न होंगे। ठीक है, और इसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या क्या होगा, वो समान होगा। तो नोट कर लीजिएगा ये इसका अपोजिट होता है इसको आइसोटोप कहते हैं ना, आइसोटोप कहते हैं, इसका ठीक अपोजिट है। आइसोटोप में क्या होगा भाई, आइसोटोप में बस आपका द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, है ना, और यहाँ पे जो परमाणु संख्या है वो क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होंगे, है ना, ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो संभारक में हो गया कि आपका जो परमाणु संख्या जो होंगे, द्रव्यमान क्या होंगे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, आइसोबार को तो यहाँ पे आंसर हो गया कि समान भार वाली संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। लेकिन आइसोटोप में यहाँ पे देख लीजिए, आइसोटोप की बात करें तो ये भिन्न भिन्न जो परमाणु संख्या नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे समान परमाणु संख्या होगा, समान परमाणु संख्या। ठीक है, भिन्न भिन्न नहीं बल्कि समान परमाणु संख्या होगा, और द्रव्यमान जो होगा ना इसका, ये क्या होगा, ये भिन्न होंगे। क्लियर, ये क्या होंगे, भिन्न होंगे। नोट कर लीजिएगा, आइसोटोप को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए, इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि आइसोबार और आइसोटोप में क्या अंतर है, जस्ट अपोजिट है। अगर आप एक याद कर लेते, चलो अगर आइसोटोप याद कर लेते भाई, सब परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो इसका ठीक अपोजिट होता है